18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। उसने बहुत बुरा किया है, उसकी सजा तो उसको कम से कम फांसी दिलाए। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की, यहां से 12 टुकड़े पुलिस को बरामद हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हर खबर हम आपको बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेहरौली पुलिस स्टेशन के बाहर और आप देखेंगे कि आज ये गेट बंद है। मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आरोपी आफ्ताब, उसके साथ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और डॉक्टर्स की टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि किस प्रवृत्ति का आफ्ताब था, क्योंकि क्या उसका बिहेवियर पहले से ऐसे एग्रेसिव था। अब पुलिस की कोशिश ये है कि आफ्ताब के परिवार वालों तक पहुंचा जाए, परिवार वालों से ये जानने की कोशिश की जाए कि बचपन में उसका बिहेवियर कैसा था और बहुत सारी चीजें उनके परिवार वालों से पुलिस को मिल पाएंगी। और अंदर आप देखेंगे क्योंकि आज यहाँ पर बड़े अधिकारी मौजूद हैं, उनका मूवमेंट है। यहाँ पर जॉइंट सीपी भी पहुंचे थे, एडिशनल एडीजी भी पहुंचे थे। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें कि एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी आरोपी आफ्ताब के घर से सबूत ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हत्याकांड की जांच के समय पहला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी आरोपी आफ्ताब के घर से बरामद सबूत अपने साथ ले जाते दिखाई दिए, क्योंकि पुलिस आरोपी आफ्ताब तक पहुंच गई है। कड़ियां जोड़ती चली जा रही हैं। आफ्ताब, जिसने बड़े शातिराना तरीके से अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को मार दिया, उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और मेहरौली के जंगलों में उसको ठिकाने लगा दिया। ये उसके घर के पास, क्योंकि जो उसका फ्लैट था, जो उसने किराए पर मेहरौली में लिया हुआ था, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहला सीसीटीवी फुटेज जो कि न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है, इसके ठीक सामने घना जंगल है जहां पर वो रात को जाता था और एक एक करके शव के टुकड़ों को फेंकता था। इसके लिए बकायदा उसने श्रद्धा के ही बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, उसी के पैसों का इस्तेमाल किया शव को ठिकाने लगाने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये अहम हो जाती है क्योंकि पुलिस अब यहाँ तक पहुंच पाई है। और आफ्ताब, जिसने पेशेवर तरीके से एक अपराधी की तरह इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उसको लग रहा था कि उसका गुनाह दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा, लेकिन एक गलती, जी हाँ एक गलती, और पुलिस इस घर तक पहुंच गई, क्योंकि जो उसने श्रद्धा के घर से पैसे, श्रद्धा के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, तब वो लोकेशन, ये घर आई थी और यही वो सबूत था जो पुलिस के हाथ लगा। ऐसे में आफ्ताब से जब कड़ी पूछताछ की गई, वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये पहला सीसीटीवी वीडियो, और कल पुलिस उसको कोर्ट में पेश करेगी आफ्ताब को। उसके बाद पुलिस की कोशिश रहेगी कि आफ्ताब की और रिमांड ली जाए। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा के पिता ने बताया कि किस तरीके से वो रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन जब वो वहां पर रहने चली गई आफ्ताब के पास, उसके बाद उनकी कई महीनों तक बातचीत नहीं हुई थी। मेरी सहयोगी इस वक्त अंकिता, वो उन जंगलों में मौजूद है जहां पर पुलिस आज भी सर्च ऑपरेशन कर रही है और वहीं पर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया। अंकिता, इस वक्त क्या नई जानकारी आप हमसे साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल जसप्रीत, और लगातार पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। और आपको बता दें कि देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आज भी इन जंगलों के बीच पहुंचा था और पल पल की अपडेट हमने चप्पा चप्पा यहां पर दिखाया था कि कितना खतरनाक है। देखिए, शाम होने को आई और धीरे धीरे यहां पर अंधेरा छाना शुरू हो गया है। और ऐसे में ये अंदाजा लगाइए कि किस क्रिमिनल माइंडसेट का रहा होगा आफ्ताब कि रात के 2 बजे यहां पर श्रद्धा की बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने यहां पर आया करता था। लेकिन क्योंकि जब पूछताछ की गई पुलिस की ओर से, तो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो आखिरकार अपने सारे गुनाह, सारे काले चिट्ठे पुलिस के सामने आफ्ताब ने खोल दिए। देखिए, साइको किलर की हॉरर स्टोरी।
10 दिन पहले होने वाला था मर्डर। एक गलती ने सलाखों तक पहुंचाया। कहते हैं गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने गुनाह में कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ जाता है जो उसे देर सबेर सलाखों तक पहुंचा ही देता है। श्रद्धा मर्डर केस में भी आरोपी आफ्ताब ने खुद के बचने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। एक एक सबूत उसने बड़ी बारीकी से मिटाया, लेकिन कत्ल और कत्ल के सीक्वेंस के डिजिटल सबूत वो चाहकर भी नहीं मिटा पाया। 26 अक्टूबर को वसई पुलिस ने आफ्ताब का पहली बार बयान लिया। आफ्ताब ने पहले बयान में बताया कि 22 मई को उसका श्रद्धा के साथ झगड़ा हुआ और इसके बाद वो अपना फोन लेकर घर छोड़कर चली गई। इसके बाद 26 मई को श्रद्धा का फोन बंद हुआ, लेकिन जांच में पता चला कि श्रद्धा के फोन से 22 मई से 26 मई के बीच ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर हुए और उस दौरान फोन की लोकेशन दिल्ली के छतरपुर की थी। इसी झूठ से आफ्ताब बेनकाब हो गया। जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफ्ताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पर नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा। आफ्ताब ने 15 और 16 मई के दिन श्रद्धा के एटीएम से पैसे निकाले। वसई पुलिस को लगा कि ये मामला किसी अनहोनी का इशारा कर रहा है, तो वसई पुलिस की एक टीम दिल्ली गई और फिर जब आफ्ताब से कड़ाई से पूछताछ की गई तो श्रद्धा के कत्ल की बात सामने आ गई। ये कुछ 14 अगस्त को मुझे उसके दोस्त ने बताया था। उसके बाद 15 अगस्त को हम थोड़ा डिस्कस करके फिर हम लोग पुलिस में जाके कंप्लेंट कराने की कोशिश की। कुछ मई से वो मिसिंग हुई थी, तो पुलिस ने थोड़ा सा मतलब ये बताया कि ये इतना टाइम से अगर मिसिंग हुई है और वो दिल्ली से हुई है तो कैसे हम कोशिश करेंगे। तब फिर हम बोले कि नहीं, ये तो मिसिंग हुई है तो आपको तो कंप्लेंट लेनी है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। वैसे आफ्ताब ने श्रद्धा के कत्ल का प्लान 18 मई से 10 दिन पहले ही बना लिया था। जांच में पता चला है कि कत्ल से करीब 10 दिन पहले आफ्ताब और श्रद्धा का आपस में झगड़ा हुआ था। आफ्ताब उसी दिन उसका गला घोटना चाहता था, लेकिन उस दौरान श्रद्धा इमोशनल होकर रोने लगी और ये देखकर आफ्ताब के कदम पीछे हट गए। महरौली के जिस जंगल में आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंकने की बात कबूली है, उस जंगल से अब तक मानव शरीर के 10 अवशेष मिले हैं और अब तलाश बाकी के शवों के टुकड़ों की जा रही है। श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक नई कड़ियां खुलती जा रही हैं। कड़ियां इस कदर के आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो लिव इन में रहता था छतरपुर के इलाके में, उसने उसके 35 टुकड़े किए और टुकड़े कर इस घने जंगल में फेंक दिए जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान सादा कपड़ों में यहां पर पहुंचे हैं और लगातार ये तीसरा दिन है दिल्ली पुलिस का इस पूरे जंगल को खंगाला जा रहा है, क्योंकि कल यहां पर आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची थी और उन जगहों पर लेकर गई थी जहां की निशानदेही खुद आफ्ताब ने की थी। बताया था कि वो रात के 2 बजे तकरीबन आता था और यहां पर उसके शरीर के टुकड़े फेंकता था। आज सुबह तकरीबन 8 बजे से दिल्ली पुलिस की कई सारी टीमें इस पूरे जंगल में, और ये जंगल करीब 5 से 7 किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ है, इसमें अंदर वो टीमें मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही हैं और उन हिस्सों को तलाशा जा रहा है जो आफ्ताब ने करीब 18 दिनों में, मई के उन दिनों में यहाँ पर लाके फेंके थे और उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। काफी घना जंगल होने के चलते यहाँ पर दिल्ली पुलिस को तमाम तरीके की कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ आफ्ताब की जो बातें हैं उनमें विरोधाभास है। विरोधाभास इस कदर की जो टाइमलाइन वो बताता है वो टाइमलाइन श्रद्धा के मोबाइल फोन, क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल फोन जब बंद हुआ तो उससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे और श्रद्धा के दोस्तों ने जो जानकारी दी वो बातें आपस में मेल नहीं खाती। ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
महरौली के जंगल से पुलिस को जो मानव अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों का पुलिस डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये मानव अवशेष श्रद्धा के हैं या नहीं। श्रद्धा के शव को काटने की कहानी में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। पता चला है कि शव को काटने के दौरान गलती से आफ्ताब के हाथ में चोट लग गई थी और इस चोट का इलाज कराने के लिए वो दिल्ली के एक अस्पताल में गया था। ये दिल्ली का वही एपेक्स अस्पताल है जहां अपने हाथ के इलाज के लिए आफ्ताब पहुंचा था। अस्पताल के डॉक्टर अनिल कुमार ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि इलाज के दौरान आफ्ताब के चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई शिकन। हाथ में टांका लगाने के दौरान आफ्ताब अंग्रेजी में बातचीत कर रहा था और कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव दिख रहा था। चोट थी, काफ़ी सुपरफिशियल थी और जस्ट स्किन फैट थोड़ा कटा हुआ था। बाकी अंदर की जैसे डिफेशिया, मसल, टेंडन कोई कट नहीं था, जो सुपरफिशियल था। और कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि लड़ाई झगड़ा इसका हुआ है, कहीं मारपीट हुई है। जैसे और भी कोई कट के मार्क या फिर कोई अब्रेजन वगैरह होता है, खरोंच वगैरह चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं, पर ऐसा कोई सस्पिशन नहीं लग रहा था कि मारपीट हुई। मैंने पूछा भी कि आपको कहीं मारपीट हुई है, किसी ने स्टैब किया आपको, किसी ने चाकू मारा? बोला नहीं डॉक्टर साहब, कहीं मारपीट हमारी नहीं हुई है। मैं फ्रूट कट कर रहा था घर में और ये स्लिप कर गई नाइफ और ये थोड़े से चोट लग गई। आफ्ताब को अपने किए पर कितना पछतावा है, लिव इन पार्टनर की मौत का उसे कितना रंज है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन श्रद्धा के पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब से जब उनका सामना हुआ तो उसने खुद ये कबूल किया कि उसने ही श्रद्धा का कत्ल किया। जी, मेरे साथ जब भी वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के, तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस में जांच का दायरा दिल्ली से मुंबई तक पहुंच गया है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि आफ्ताब का परिवार कहां है, जिन्हें आफ्ताब ने अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले वसई के फ्लैट से दूसरी जगह शिफ्ट कराया था। आफ्ताब का परिवार फरार है, आफ्ताब पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि श्रद्धा का क्या? श्रद्धा प्रेमिका बनना चाहती थी, लेकिन जो उसके साथ जलालत की गई, जो उसको टॉर्चर किया गया, वो जिंदा लाश बनकर रह गई। श्रद्धा जो कि संजीदगी चाहती थी प्रेम में, लेकिन उसे मिला क्या? जलालत, दरिंदगी, गाली गलौज, मारपीट। श्रद्धा जो कि दुल्हन बनना चाहती थी, अपने ससुराल जाना चाहती थी, लेकिन वो पहुंची कहां? महरौली के इन जंगलों में, वो भी जिंदा नहीं, मुर्दा भी नहीं, बल्कि 35 छोटे छोटे टुकड़ों में। श्रद्धा जिसने पाई पाई जुटाकर पैसे जब जोड़े थे कि उसकी शादी होगी, साजो श्रृंगार का सामान खरीदेगी, लेकिन वही श्रद्धा, उसी श्रद्धा की मौत की जो सामान है वो खरीदा जाता है उसी के पैसों से, उसी की गाढ़ी कमाई से, और ठिकाने लगा दिए जाते हैं उसके शव के 35 टुकड़े इन्हीं जंगलों में, जो कि पुलिस लगातार तलाश रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट की ओर से परमिशन मिल गई है। नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि नार्को टेस्ट कराया जाए। इस पर यह बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि कोर्ट की ओर से परमिशन मिल गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी विवेक भी मुंबई से जुड़ गए हैं। विवेक, ये तो बड़ी अपडेट है कि नार्को टेस्ट अब परमिशन मिल गई है कोर्ट की ओर से, लेकिन और किस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अब दिल्ली से मुंबई इन्वेस्टिगेशन पहुंच रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जांच का दायरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जो जांच जो शुरू हुई थी वो मुंबई से 60 किलोमीटर दूर पालघर के मानिकपुर पुलिस स्टेशन से शुरू हुई थी, जहां पर मानिकपुर पुलिस स्टेशन है 0 एफआईआर लेके जो सुमोटो एफआईआर उसको लेकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। उसके बाद जांच शुरू हुई, तभी खुलासा हुआ कि आफ्ताब ने जो श्रद्धा है उसकी हत्या कर दी है। लेकिन एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वसई के एवरग्रीन अपार्टमेंट में है और मैं ये अपार्टमेंट दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर वो तकरीबन 1 साल तक यहाँ पर श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे यहाँ पर, और इस समय बिल्डिंग सेक्रेटरी हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आफ्ताब और जो श्रद्धा थे कितने दिन रहे थे यहाँ पर? उनका 1 साल का एग्रीमेंट था, 11 मंथ्स का। 11 मंथ्स कंप्लेंट होने के बाद वो लोग चले गए।
ये भी कंप्लेन थी कि झगड़ा होता था, ऊपर कंप्लेंट थी। फैमिली मैटर है तो फैमिली मैटर में सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी जी, क्योंकि वो लोग पति पत्नी थे, तो पति पत्नी के हिसाब से उन पति पत्नी में झगड़ा हमेशा होता है, तो उसके लिए सोसाइटी तो इन्वॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन वो लिविंग में रहते थे कि पति पत्नी वो थे? पता नहीं था हम लोग को, वो कुछ ये नहीं था, क्योंकि उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स था, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब था, तो पता नहीं था लिविंग थिंग में रहते या अपना पति पत्नी के। डॉक्यूमेंट में क्या शो ऑफ किया था? डॉक्यूमेंट में सब इशू किया, वो लोग का दोनों का फोटो, उनका मम्मी पापा का दोनों का फोटो था, सब विटनेस वगैरह सब है सब। नहीं, उन्होंने अपने आपको इसमें हस्बैंड वाइफ दिखाया था कि लिविंग में दिखाया था डॉक्यूमेंट्स में? वो तो टेनॉन उनके नाम पे था, उनका नाम नहीं था। अच्छा, फैमिली दिखाई थी? हाँ, फैमिली दिखाई। और रहते कौन कौन थे? रहते दोनों ही जन थे। ओके, कितने दिन नहीं थे यहाँ पर? हो गया उनका 11 मंथ का एग्रीमेंट था, 11 मंथ एग्रीमेंट खत्म होने के बाद वो लोग चले गए। ओके, तो ये थे हमारे साथ बिल्डिंग के सेक्रेटरी जो बता रहे थे कि फैमिली मैटर में डिस्प्यूट होते थे, झगड़ा होता था। यहाँ पे वो 1 साल तक, मैं अपने कैमरामैन को फिर से बोलूंगा पूरी बिल्डिंग आपको दिखाए, 1 साल तक यहाँ पर वो रहे थे। लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा होता था। यही वजह थी कि जो परिवार वाले, जो सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने इसकी कंप्लेन भी की थी, और कंप्लेन करने के बाद उनको यहाँ से मकान खाली करने के बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट होते। नजर बनाए रखिएगा इस सबसे अहम खबर पर। पल पल की अपडेट आप सभी सहयोगियों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अब आपको श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े 10 अपडेट्स दिखाने जा रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो दिल्ली के छतरपुर का है, जिसमें पुलिसकर्मी आरोपी के फ्लैट से बरामद सबूत लेकर जा रहे हैं। श्रद्धा का हत्या से पहले का सोशल मीडिया चैट सामने आया, जिसमें वो किसी रील के बारे में अपनी दोस्त से चर्चा कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट ने नार्को टेस्ट के लिए अर्जी दी थी। नार्को के लिए आरोपी की सहमति भी जरूरी है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी। मेहरौली के जंगल में आज भी तलाशी अभियान चलाया गया। श्रद्धा के दोस्तों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। श्रद्धा के पिता ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में किया बड़ा दावा। आफ्ताब ने हत्या की बात कबूली। आरोपी ने श्रद्धा के पिता की तरफ देखते हुए कहा कि सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने फ्लैट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। देर रात आफ्ताब को अपने साथ लेकर आई थी पुलिस। आफ्ताब के फ्लैट की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को खून के धब्बे मिले। डीएनए जांच के लिए श्रद्धा के पिता को बुला सकती है पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस में मुंबई पुलिस का बड़ा दावा। वसई पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के खाते से आफ्ताब ने 3 बार पैसे निकाले। आफ्ताब से पूछताछ के लिए मनोरोग विशेषज्ञ की मदद ले रही है दिल्ली पुलिस। आफ्ताब की फैमिली 3 नवंबर के बाद से गायब है। पुलिस को बिना जानकारी दिए पूरा परिवार लापता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, लखनऊ से, जहां पर लड़की की हत्या कर दी गई और आरोप वहां पर लड़की के पड़ोस में ही रहने वाले लड़के पर है। जानकारी ये मिली है कि सुफियान नाम का लड़का, जो कि लड़की पर दबाव बनाता था दोस्ती का, और इसी को लेकर के दोनों के परिवार वालों में झगड़ा भी हुआ था। वारदात से पहले उसने लड़की को एक फोन गिफ्ट दिया था, और फिर वो लड़की को 4थी मंजिल में लेकर के जाता है, जहां पर उसे वो 4थी मंजिल से नीचे धक्का दे देता है। उसके बाद लड़की को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसकी जान नहीं बच पाती है। इस घटना के बाद लखनऊ में काफी ज्यादा रोष है। परिवार वालों ने शव को सड़क पर रख दिया है और आरोपी को फांसी देने की मांग की है। बड़ी बात इसमें आपको बता दें कि अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। तो दिल्ली से लेकर के लखनऊ, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, उसमें लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है कि बेटियां महफूज नहीं है। यहाँ की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो जो घटना होती है इसमें पड़ोसी लड़का सुफियान, जिसका नाम बताया जा रहा है, लड़की पर दोस्ती का दबाव बनाता है, उसे परेशान करता है, उसे फोन भी गिफ्ट देता है ताकि लड़की मान जाए। परिवार वालों का आरोप यह है कि जब वो लड़की को फोन गिफ्ट देता है तो उनका इस बात पर विवाद होता है, झगड़ा होता है, लेकिन साजिश के तहत वो लड़की को 4थी मंजिल पर लेकर जाता है। अब अलग अलग एंगल से पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे सहयोगी अमित सिंह ग्राउंड जीरो से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अमित, ये काफी चौंकाने वाली घटना है। क्या आरोपी पकड़ में आ चुका है और परिवार वालों की अब क्या मांग है?
देखिए, आरोपी सुफियान अभी भी फरार है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने कई टीमें गठित की है, अलग अलग टीमें गठित की है, जो लगातार सुफियान को गिरफ्तार करने के लिए लगातार रेड करे। मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल जो मृतका निधि है, उनकी बॉडी को सीतापुर रोड पर रखकर परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। मांग यहाँ पर परिजनों की है कि जल्द से जल्द आरोपी सुफियान के गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद फांसी की सजा दी जाए। ये देखिए तस्वीर 20 सड़क पर जो मृतका है उसकी बॉडी को रखकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर। और जो परिजन भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। देखिए भाई हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कागज की क्या गारंटी होती है? क्या मांगे आप? सादे कागज की क्या गारंटी होती है, आप मुझे बताइए। क्या आप लोगों की जो कागज में लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है आप ये देखिए। आप बताइए, कल कागज लेके जाएंगे, उसकी मांग होगी क्या? अभी आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है तो लड़के को अगर पकड़ लिया गया उसको यहाँ बुलाइए। अगर पकड़ा गया, पुलिस वाले ने बोला कि पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर मृतक की माँ भी है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं, क्या मांग है आपको? मांग क्या है? इंसाफ चाहिए, 50 लाख रुपए नगद चाहिए और लड़के को नौकरी चाहिए और उसको सुफियान को फांसी चाहिए और उसके परिवार वालों को जेल चाहिए, लंबी सजा चाहिए। की मां का सीधे कहना है कि फांसी चाहिए, न्याय चाहिए। और अभी फिलहाल जो ये कह रही है कि इन्हें 50 लाख रुपए चाहिए, एक सरकारी नौकरी भी चाहिए। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 20 सड़क पर सीतापुर रोड, जो कि कनेक्टिंग रोड है सीतापुर और लखनऊ के लिए, इस सड़क पर यहाँ पर बॉडी रखकर, मृतका निधि की बॉडी रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था। तो दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है कि कई टीमें आरोपी सुफियान को गिरफ्तार करने के लिए बनाया गया है और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा आरोपी सुफियान को। जी बिल्कुल। तो अमित यहाँ पर जानकारी देते हुए, लेकिन जिस तरीके से गुस्सा है लोगों में अमित, और अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, क्या आरोपी के परिवार वालों से बातचीत हो पाई है? उन्होंने क्या बताया, कब से ये लड़की को परेशान कर रहा था, इस बारे में कोई जानकारी? चल रही जंग में अब उस दौर की शुरुआत हो चुकी है जिस दौर के बारे में अब तक महज कयास लगाए जा रहे थे। खबर है कि G20 देशों की बैठक के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन और उसके सहयोगी देश पोलैंड पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान व्लादिमीर पुतिन की सेना ने एक ही दिन के अंदर 90 मिसाइल से हमला कर दिया। और वहीं रूसी सेना के सीरियल अटैक के बाद भयानक युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है। महायुद्ध में कयामत का दिन, यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक हाहाकार। पुतिन की सेना का सबसे बड़ा वार, एक ही दिन में 90 मिसाइलों से प्रहार। रूस की सेना का टारगेट नेटो। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन की सेना का सबसे बड़ा हमला। G20 की बैठक के बीच नेटो देशों को पुतिन की सीधी चुनौती। वॉर जोन से आई ये तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। एक ही दिन में पुतिन की सेना ने करीब 100 मिसाइल हमले कर यह जता दिया है कि यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को लेकर पुतिन की मंशा क्या है।
पुतिन का यह हमला इसलिए और ज्यादा डराने वाला है क्योंकि इस बार पुतिन की 90 मिसाइलों से निकले बारूद ने नेटो देशों के उस पोलैंड को भी टारगेट किया है जो लगातार इस युद्ध में यूक्रेन का साथ देता आया है। Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. रूस के इन हमलों ने महज कुछ ही घंटों के भीतर यूक्रेन में भयानक तबाही मचाई। दावा किया जा रहा है कि रूस के सीरियल अटैक में यूक्रेन के पावर सिस्टम और रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। इंडोनेशिया के बाली में एक तरफ G20 की बैठक चल रही है जहां यूक्रेन युद्ध एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस से युद्ध रोकने की अपील कर चुके हैं, लेकिन पुतिन के इरादे कुछ और ही हैं, क्योंकि जब बाली में G20 का सम्मेलन चल रहा था तब यूक्रेन पर कहर ढाने के लिए रूस की 1-2 मिसाइलें नहीं बल्कि एक साथ 90 मिसाइलें वहां से छोड़ी गईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने रूस के इस हमले को लेकर दुनिया को पहले ही आगाह किया था और अब G20 देशों की बैठक के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन और पोलैंड पर यह हमला कर अपने खौफनाक इरादों को जाहिर कर दिया है। Сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться. यूक्रेन और पोलैंड पर हुए इस खतरनाक हमले के बाद G7 देशों ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पोलैंड को पूरी मदद का भरोसा जताया है। इतना ही नहीं, बाइडेन प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि पूर्वी पोलैंड को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वो दुनिया के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस हमले की पूरी जांच का आश्वासन भी दिया है। पूर्वी यूक्रेन को हुए इस नुकसान के बारे में हम दुनिया के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका पोलैंड की जांच का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अभी तक पुतिन की सेना यूक्रेन के शहरों को टारगेट कर रही थी, लेकिन यह पहली बार है जब पुतिन की सेना की कोई मिसाइल किसी नेटो देश पर गिरी है। यही वजह है कि भयानक खतरे के संकेत साफ महसूस किए जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से इस हमले के बाद लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। लोग किसी भी कीमत पर कीव को छोड़कर महफूज ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। यही वजह है कि कीव की सड़कों पर भीषण जैम लग गया है। दावा किया जा रहा है कि अब किसी भी वक्त पुतिन की सेना इससे भी बड़ा हमला अंजाम दे सकती है। तो पोलैंड पर हुए हमले को लेकर नई बातें सामने आ रही हैं। अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि जो मिसाइल पोलैंड में गिरी वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई थी और रूस के अटैक पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ये मिसाइलें पोलैंड में गिरी। तो देखिए, यूक्रेन की ये मिसाइल हो सकती है। शुरुआती जांच की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, दरअसल ये बताया गया है कि यूक्रेन का जो डिफेंस सिस्टम है उससे ये मिसाइल दागी गई है। हालांकि लवीव वो जगह बताई जा रही है, रशिया की तरफ से लवीव पर मिसाइल दागी जानी थी, लेकिन यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की वजह से ये पोलैंड में जा गिरी।
और आगे और तफसील से आपको समझाते हैं। गूगल अर्थ के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पोलैंड के किस इलाके पर ये पूरी मिसाइल गिरी है। मेरे पीछे अब आप देखेंगे कि किस तरह से हुर्बियशोफ है ये, और पोलैंड के इसी इलाके में जो परजे वोडो गांव है, रूस की मिसाइल गिरने का दावा यहां पर किया गया है। तो देखिए किस तरीके से लगातार कई सारे क्षेत्रों पर पहले ही रूस यहां पर कब्जा करने की पूरी फिराक में है, और ऐसे में पोलैंड का हुर्बियशोफ है, यहां पर आकर मिसाइल गिरी है। हम साफ आपको दिखा रहे हैं, पोलैंड का वो इलाका है जो कि यूक्रेन से भी सीधे सीधे सटा हुआ है। और पोलैंड आपको याद होगा, ये ऐसा देश है जिसने कई सारे शरणार्थियों को यूक्रेन की जगह भी दी है। ऐसे में अब उसी को निशाना बनाया जा रहा है और वहां के हुर्बियशोफ में जाकर मिसाइल गिरी है। दरअसल ये यूक्रेन की सरहद के बहुत ज्यादा पास है, और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि लवीव में दरअसल ये मिसाइल गिराई जानी थी, लेकिन यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की वजह से ये मिसाइल जो है वो हुर्बियशोफ में जाकर गिरी है। और आइए आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। पोलैंड में कथित रूसी मिसाइल गिरने के बीच अमेरिकी अधिकारी का बयान। अमेरिकी अधिकारी ने किया दावा, पोलैंड पर गिरी यूक्रेन की मिसाइल। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमले और तेज किए। जेलेंस्की ने किया दावा, पुतिन की फौज ने एक दिन में 90 मिसाइलों से हमला किया। पोलैंड में मिसाइल गिरने के मामले में G7 देशों की आपात बैठक। शुरुआती जांच में यूक्रेन के मिसाइल होने का दावा। रूस के हमलों के बीच कीव से यूक्रेन के नागरिकों ने पलायन शुरू किया, जिसमें कीव की सड़कों पर भयंकर जाम लग गया। रूस की मदद करने पर अमेरिका का ईरान पर बड़ा एक्शन। अमेरिका ने ईरानी UAV बनाने वाली कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। मिसाइल गिरने के बाद पोलैंड ने रूस के राजदूत को किया तलब। रूस ने मिसाइल हमले से किया इनकार। नेटो और G7 ने पोलैंड में मिसाइल हमले की कड़ी निंदा की। नेटो ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। युद्ध के बीच रूस की सेना ने किया बड़ा दावा। रूसी सेना ने यूक्रेन के Su-25 जेट्स को मार गिराया। यूक्रेन ने रूस को लेकर बड़ा दावा किया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर से लगे दूसरे देशों पर भी हमले की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पोलैंड को भी निशाना बनाया गया। G20 में पीएम मोदी के विजन का बड़ा असर। पीएम ने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं। पीएम मोदी ने शांति के लिए कूटनीति और संवाद पर दिया जोर। तो पोलैंड के शहर में मिसाइल से अटैक हुआ है और इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई। और किसी भी नेटो देश पर रूस के पहले हमले का दावा किया जा रहा है। इस हमले के बाद नाटो देश अब हरकत में आ चुके हैं और इस हमले के बाद जो बाइडेन ने G7 देशों की आपात बैठक भी बुलाई। वही बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की है। बाइडेन ने पोलैंड में मिसाइल अटैक की जांच में हर संभव भरोसा भी जताया है। उधर रूस ने किसी भी हमले से इनकार कर दिया। परमाणु हमले का काउंटडाउन शुरू हुआ। नाटो और रूस में होगी सीधी जंग। नाटो देशों में बजा युद्ध का सायरन। टारगेट यूक्रेन था या नाटो को बड़ी चेतावनी थी, क्योंकि मिसाइल ने सीधे पोलैंड को टारगेट किया। मिसाइल अटैक से पोलैंड के एक गांव में बड़ा सा धमाका हुआ। जहां धमाका हुआ वो यूक्रेन बॉर्डर से बेहद करीब था। ये धमाका पोलैंड के शहर हुर्बियशोफ में हुआ। ये धमाका तब हुआ जब रूस ने यूक्रेन के शहर लवीव पर कई मिसाइलें दागी।
पोलैंड में हुए इस मिसाइल अटैक में 2 लोगों की मौत की बात सामने आई। इस अटैक के बाद पोलैंड में कोहराम मच गया। पोलैंड में सेना को अलर्ट कर दिया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली और पोलैंड की सीमा में अमेरिका के फाइटर जेट्स गश्त लगाने लगे। Na terenie powiatu chrubieszowskiego do eksplozji, która doprowadziła do śmierci 2 obywateli Polski. Na miejscu w tej chwili przebywają nasze służby, które wyjaśniają sytuację, która miała miejsce w tym miejscu. Będą tę sprawę wyjaśniały również całą noc oraz przez czas, który będzie niezbędny do tego, aby tę sprawę wyjaśnić. पोलैंड पर हुए हमलों को रूस का हमला बताया जा रहा है। हमले के बाद मिसाइल के टुकड़े भी मिले हैं। इस हमले की पुष्टि पोलैंड के विदेश मंत्री ने भी की है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे नाटो देशों को सीधी चुनौती बताई है। Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами немає. रूस के सीरियल अटैक की चर्चा इस बार इसलिए हो रही है क्योंकि रूस का मिसाइल उस पोलैंड पे गिरा है जो अब तक कदम से कदम मिलाकर यूक्रेन के साथ चल रहा है। ये वही पोलैंड है जिसके रास्ते नेटो देशों के हथियार यूक्रेन तक पहुंचते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर रूस दुनिया के निशाने पर आ गया है क्योंकि रूस का मिसाइल पोलैंड में जा गिरा है और 2 लोगों की मौत भी हो गई है। रूस अब साजिश रच रहा है। उसके आरोप बेबुनियाद है कि यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें पोलैंड में गिरी। किसी को भी रूस के प्रोपेगेंडा पर यकीन नहीं करना चाहिए। पोलैंड पर हमले के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात की और नाटो से संपर्क करने की बात भी कही। उधर इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने G7 देशों की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में पोलैंड पर रूस के हुए हमलों के दावों पर चर्चा होगी। बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर भी बात की और मिसाइल हमलों की जांच में सहयोग का भरोसा दिया। फिलहाल पोलैंड पर रूस के हमलों के दावों से नाटो देशों में कोहराम मचा हुआ है। पूरे यूरोप में इन हमलों पर चर्चा हो रही है। अमेरिका ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, यानी युद्ध के मोर्चे पर यह बेहद नाजुक पल है। इसका मतलब यह भी है कि युद्ध का दायरा न सिर्फ बढ़ने वाला है बल्कि भयानक तबाही का अलार्म बज गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों की अध्यक्षता के बाद अब स्वदेश वापसी कर रहे हैं। सभी को हाथ हिलाते हुए, अभिनंदन स्वीकारते हुए, अभिनंदन अभिवादन करते हुए इस वक्त पीएम मोदी की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तस्वीर यकीनन हिंदुस्तान की उस धाक को बताती है जहां पर G20 की अध्यक्षता हिंदुस्तान की तरफ से की गई। तो देखिए तस्वीर, अब भारत वापस लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया के बाली में और हाथ हिलाते हुए यहां पर सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए स्वदेश वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से भारतीय मूल के जो तमाम नागरिक वहां पर थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। एक बड़ा उत्साह देखने को मिला और G20 के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी उनकी मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि वक्त रूस यूक्रेन की जंग का है और ऐसे में खुद उन्होंने SCO समिट के दौरान भी सीधे पुतिन से ये कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, ये समय युद्ध का नहीं है और उनका यही स्टेटमेंट G20 के ड्राफ्ट में भी बाकायदा अब सीधे सीधे लिख लिया गया है। तो बहुत सारी यादें, मुलाकातें समेटते हुए यहां से अब रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट रहे हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई, हालांकि वो अनौपचारिक मुलाकात थी, डिनर टेबल पे जरूर उनकी मुलाकात हुई। और इतना ही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी उनकी मुलाकात हुई। तमाम बड़े देशों के, ताकतवर देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वापस भारत लौट रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से G20 समिट के दौरान हिंदुस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मजबूत की है क्योंकि अब से देखिए अध्यक्षता जो है अगले साल तक के लिए भारत के पास रहेगी 1 दिसंबर से और वही अध्यक्षता लेकर अब यहां से लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी साफ तौर पर और सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि अब
हिंदुस्तान के जरिए आने वाले वक्त में कुछ वक्त के लिए विश्व की जो दिशा और दशा है उसके निर्देश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। और ये इंडोनेशिया के बाली से वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जब एक सफल G20 का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो रहे थे, क्योंकि G20 देशों का जो ये पूरा सम्मेलन यहां पर होता है, कुछ खास मुद्दे, कुछ खास अर्थव्यवस्थाओं के साथ में जब आगे बढ़ने की वो पूरी स्ट्रेटेजी सामने आती है तो नेतृत्व यहां पर इस बार हिंदुस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और हिंदुस्तान ने पिछले काफी सालों में अपने बढ़ती धाक को यहां पर जाहिर भी किया है।